दोस्तों नमस्कार, मैं गुरुराज आप सभी का निर्माण आइस के इस प्लेटफॉर्म में फिर से स्वागत करता हूँ। मुझे बेहद खुशी होती है आपके कमेंट्स पढ़ के कि इस सीरीज का आपके प्रिपरेशन में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। थैंक यू सो मच। आप लोग इस कमेंट और इस सराहना को बनाए रखिए, इससे हमें दिशा निर्देश मिलते हैं। तो थैंक यू निर्माण परिवार की ओर से आप सभी छात्रों छात्राओं को। हम लोग यूनिट 2 को आगे बढ़ा रहे हैं। ये यूनिट वैसे भी खत्म होने की ओर जा रहा है, ठीक है। इसमें आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमारे मेन टॉपिक है उनमें एफडीआई, एफपीआई, एडीआर, जीडीआर हैं एंड करेंसी स्वैप, कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट के जो अदर इंस्ट्रूमेंट है वो सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। प्रश्न है क्यों हमने इकोनॉमी शुरू किया, तब हमने एक बात करी कि हम लोग इकोनॉमी को 7 यूनिट्स में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा यूनिट 2 बेसिकली मनी एंड बैंकिंग का है। और जब हम मनी कहते हैं तो अपने आप में मनी एक ब्रॉड एस्पेक्ट है। मनी क्या होती है, कैसे आती है, इसकी वैल्यू को कौन कौन से प्रभावित करते हैं, कहाँ कहाँ से आ सकती है। तो उस मनी को हम आगे बढ़ा रहे हैं और इस मनी के जो अल्टरनेटिव सोर्सेस हैं उनकी बात करते हैं। और इसके तहत हमने आरबीआई, बैंकिंग को सब कुछ डिस्कस किया और फिर अपने स्टेप्स को आगे बढ़ाते हुए मनी को हम और कई नेचर से देखने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में आ गए। इसलिए हमारे सामने जो टॉपिक आते हैं वो ये आते हैं, जिसमें सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये विदेशी निवेश चीज क्या है, ठीक है। जब हम विदेशी निवेश कहते हैं तो उसका मतलब क्या है, सीधी बात करें तो आप में से जिसको आइडिया है वो तो समझ गया। अदरवाइज विदेशी निवेश का मतलब ये है कि जैसे ये हमारा देश इंडिया है, अब अगर मान लीजिए किसी कंट्री से कोई पैसा, उदाहरण के तौर पर डॉलर आता है, हमारी कंट्री में वो रूपी बन के प्रवेश करेगा, मतलब ये कन्वर्ट होगा डॉलर से रूपी में और वो हमारे देश में आ जाएगा। उसी तरह हमारे देश से किसी और देश में जो रूपी है ये आगे जाएगा और कन्वर्ट होकर डॉलर में ये उस कंट्री में इन्वेस्ट हो जाएगा। मतलब ये कि पैसा दूसरे देश से हमारे देश में आता है, हमारे देश से दूसरे देश में जाता है, ठीक है। जब दूसरे देश से हमारे देश में आता है तो उसे हम इनफ्लो कहते हैं, ठीक है, अंतर प्रवाह। जब हम देखते हैं कि पैसा हमारे देश से किसी और देश में जाता है तो उसे हम आउटफ्लो कहते हैं, बहिर्प्रवाह, ठीक है। तो इस तरह से हमने फ्लो के इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट को समझा। अब इसमें बात आती है कि जब वो हमारे देश में आता है, हम इस एस्पेक्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि भारत एक विकासशील देश है। हमें ज्यादातर केसेस में करेंसी और पैसे की इनफ्लो की जरूरत है, जिसको हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के कार्यों में लगा सकते हैं। तो जब हम इनफ्लो की बात करते हैं तो इनफ्लो के दो तरीके अभी हम समझने वाले हैं, जिसमें कि एक एफडीआई है और एक एफपीआई है, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसके दूसरे और भी तरीके हैं, लेकिन आज हम फोकस करेंगे मेनली कुछ खास खास चीजों में, जिसमें कि एफडीआई, एफपीआई खास है। इसके अलावा कुछ करेंसी स्वैप और एडीआर, जेडीआर के जो दूसरे मेथड होते हैं, ठीक है। तो इसके आधार पर हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं। विदेशी निवेश को एक देश में स्थित कंपनी, अब इन शब्दों पे आपको ध्यान देना है। कंपनी मतलब ये कि एक देश की कंपनी या कोई और इकाई द्वारा किसी दूसरे देश में स्थित कंपनी या किसी इकाई में किए गए निवेश को, अब ये निवेश दो तरीके से हो सकता है। अगर हमने उसको उधार दिया है तो हम उसे ऋण बोलेंगे, अगर हमने वहां पे पैसा इन्वेस्ट किया है तो हम इसे इक्विटी बोलेंगे। इन्वेस्ट करने का नेचर यहाँ पे इक्विटी में है, मतलब ये उस कंपनी के हमने शेयर परचेज किए, मतलब हम उस कंपनी के स्टेक होल्डर हो गए, भागीदार हो गए, मालिकाना हक रखते हैं, तो हम इक्विटी की बात करते हैं। किसी विदेशी निवेश को मोटे तौर पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसको हम एफडीआई बोलते हैं, या पोर्टफोलियो निवेश, जिसको हम एफपीआई बोलते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दो मार्गों के माध्यम से आ सकता है। एक तो ये जिसमें कि हम गवर्नमेंट से परमिशन लेते हैं, दूसरा ये जिसमें हम गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेते। जिसमें हम गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेते हैं उसे हम स्वचालित कहते हैं, ऑटोमेटिक रूट, ऑटोमेटिक रूट। और जिसमें गवर्नमेंट की परमिशन लेते हैं
उसे हम गवर्नमेंट अप्रूव्ड रूट कहते हैं, हिंदी में गवर्नमेंट सरकारी अनुमोदन मार्ग से। भारत में 95% एफडीआई स्वचालित मार्ग से आता है। अब ये पॉइंट आपके प्रीलिम और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है कि भारत में जो एफडीआई आता है क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले जान लेते हैं। पीछे हमने एक लेक्चर में देखा था, जबकि हमको पता चला कि दुनिया में सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त करने वाला देश कौन सा है, हमारा देश। मतलब हमारे देश में सबसे ज्यादा एफडीआई आता है दुनिया से। इस कंडीशन में जो एफडीआई आता है उसका रूट क्या है, तो सॉरी नॉट एफडीआई, इट वाज एक्चुअली अबाउट रेमिटेंस। भारत में सबसे ज्यादा रेमिटेंस आता है। एफडीआई प्राप्त करने वालों में भारत की रैंक कितनी है? हम लोग नॉर्मली टॉप 5 टॉप 6 में रहते हैं, टॉप 6 में रहते हैं। सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त करने वाले देशों में अमेरिका, इंग्लैंड ये सब होते हैं, हमारी स्विट्जरलैंड, चाइना भी। हमारी रैंक नॉर्मली इनमें टॉप 5 टॉप 6 होती है एफडीआई में। ठीक है, रेमिटेंस में हम भारत जो है दुनिया में नंबर 1 पर। अगर हम एफडीआई की बात करें कि सबसे ज्यादा एफडीआई, सॉरी टॉप 5 में भारत एफडीआई प्राप्त करता है, तो जो सबसे ज्यादा भारत में एफडीआई आता है, अगर मान लीजिए किसी भी टाइम में भारत में 100 रुपए एफडीआई आता है, तो 95 ऑटोमेटिक रूट से आता है, मतलब स्वचालित मार्ग से आता है, जिसमें गवर्नमेंट अप्रूवल की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो पहला तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। दूसरी चीज, अच्छा, जहां पे एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से आता है उसमें गवर्नमेंट की किसी अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, यह केवल क्षेत्रीय कानूनों द्वारा बना होता है। अब यहाँ पे क्षेत्रीय कानून कहने का क्या मतलब है? यहाँ पे क्षेत्रीय कानून जो है वो सेक्टोरल लॉस की बात करते हैं। जैसे अगर ये कहा जाए कि भारत में एफएमसीजी में 100% एफडीआई अप्रूव्ड है, तो आप 100% एफडीआई एफएमसीजी में मान के चल सकते हैं। सिंगल ब्रांड में 100% है, अदरवाइज 74%। इंश्योरेंस सेक्टर में अगर 74% है, तो हम देखते हैं कि 74% आप डायरेक्ट बिना किसी अप्रूवल के इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब ये जो सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, ऑटो सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, उनमें जो सेक्टोरल लॉज हैं उनको फॉलो करना जरूरी है। ये एक महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है ऑटोमेटिक रूट। ठीक है, कुछ क्षेत्र अभी भी सरकारी अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत आते हैं, जिनमें कि संबंधित विभागों और मंत्रालयों द्वारा उनको मंजूरी दी जाती है। उदाहरण के तौर पे डिफेंस में हम देखते हैं, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, स्पेस सेक्टर हो गया, जिनमें कि अभी भी अप्रूवल की जरूरत होती है। उन आवेदनों के संबंध में जिनमें संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग में संदेह है, ये कहने का मतलब ये है कि एफडीआई भारत में आएगा तो कौन सा मंत्रालय उसको अप्रूव करे। अगर इसमें कोई संदेह की अवस्था है, ये स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये पावर डीपीआई आईआईटी के पास आ जाती है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डीपीआईटी इसको बोलते हैं। यह उस प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग की पहचान करेगा जिसमें हमें कंफ्यूजन है कि जो इन्वेस्टमेंट है उसको अप्रूव करने की पावर किस मिनिस्ट्री के पास है। तो ऐसी कंडीशन पे ये जो अथॉरिटी होगी वो किसकी होगी? डीपीआईआईटी की, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये अपने आप में किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है? तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब आप लोग कमेंट करके बताइए ये मंत्रालय इस समय किसके अधीन है। मैं आपको हिंट देता हूं, पहले इसमें निर्मला सीतारमण काम कर चुके हैं, फिर उसके बाद इसमें पीयूष गोयल आया था। अब आपको ये चेक करना है कि वर्तमान में कौन है। ठीक है, कमेंट करके बताइए वो चीज। जब हम इंटरनेशनल कैपिटल फ्लो की बात करते हैं, हमने देखा कि एफडीआई और एफपीआई दो तरह के हैं। जैसे हमारे सामने पहले आता है कि एफडीआई क्या है। तो एफडीआई की जब हम बात करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसमें इक्विटी कैपिटल होता है पहली चीज तो, यानी कि जो इसमें इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी के रूप से आता है। जो अर्निंग कंपनियां करती हैं, जैसे मान लेते हैं हम मैकडोनल्ड है, उसने भारत में कोई अर्निंग करी, अगर वो दोबारा फिर से इन्वेस्ट करता है इंडिया में ही,
तो वो रीइन्वेस्टिंग अर्निंग हो जाता है। फिर इंटर कंपनी डेप्ट ट्रांजिशन। अब जैसे मान लीजिए कि मैकडी है, इसने दूसरे किसी कंपनी, मान लेते हैं कि डोमिनोज से कोई डेट लिया दिया और उसे इन्वेस्ट किया, तो ये तीसरे तरह की एफडीआई होती है नॉर्मली। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है एफडीआई के बाद एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसमें हम उन चीजों को देखते हैं जो कि एफडीआई का पार्ट नहीं है, जैसे कि इक्विटी। हाँ, एफपीआई में भी इक्विटी होती है, इसमें डेट भी होती है। क्या एफडीआई में डेट होते हैं? अरे नहीं, एफडीआई में डेट नहीं है, इक्विटी में डेट है, तो एफपीआई में डेट है। इसके अलावा ये डेट का केस कैसे, जैसे बॉन्ड, डिवेंचर, नोट्स इत्यादि। मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे टी बिल्स, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स एक्सेट्रा, वो फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले जो हमने पीछे पढ़े थे, वो सारी चीजें एफपीआई में आएंगी। इसके अलावा और कौन से तरीके हैं इंटरनेशनल कैपिटल फ्लोज के, सॉरी इंटरनेशनल फाइनेंशियल फ्लोज के, तो उन पे क्या होते हैं, मोस्टली शॉर्ट टर्म एसेट्स जैसे कि ट्रेड क्रेडिट्स, लोन, फाइनेंसेस, मोर्टगेज, फाइनेंशियल लीजेस, करेंसी एंड डिपॉजिट्स, ये कुछ अदर टाइप के फाइनेंशियल फ्लोज होते हैं। थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, इतने में बात नहीं बनती। उन प्रस्तावों के संबंध में जहां संबंधित विभाग या मंत्रालय को अस्वीकार करने का प्रस्ताव करता है, या ऐसे मामले में जहां एफडीआई की नीति, सेक्टोरल लॉज, विनियमों में निर्धारित शर्तों पर के अतिरिक्त अनुमोदन की शर्तें हैं, ऐसी कंडीशन में डीपीआईआईटी की सहमति अनिवार्य होगी। ठीक है। फेमा एक्ट 1999 क्या कहता है? फेमा एक्ट के तहत नियमों के अनुसार एफडीआई प्राप्त करने वाली भारतीय कंपनी को किसी भी स्तर पर आरबीआई के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। मतलब एफडीआई लेने में आरबीआई की कोई भूमिका नहीं है, एक्सेप्ट, अब ये एक्सेप्शन क्या है, ये अतिरिक्त क्लॉज क्या है, ये हम ध्यान देते हैं। एक्सेप्ट, इट इज ओनली रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द कैपिटल इनफ्लो। सिर्फ कंपनी ये रिपोर्ट करेगी कि उसने कितना कैपिटल प्राप्त किया, मतलब उसने कितना धन प्राप्त किया, ये वो आरबीआई को रिपोर्टिंग के माध्यम से बताए। उसको एफडीआई लेने के लिए आरबीआई के किसी भी प्रकार के अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है। ये बात बहुत स्पष्ट तौर पे अपने दिमाग में बैठा लीजिए, सो दैट कि अगर कभी भी कंफ्यूजन में आपको स्टेटमेंट के रूप में आरबीआई की कोई भूमिका, किसी भी तरह का कोई कथन एग्जामिनेशन में लिखा हुआ मिलता है, तो आप सीधे तौर पे उसे एलिमिनेट कर सकते हैं। जब भी बात आएगी वो बस इस रिपोर्टिंग की आएगी, कि रिपोर्टिंग का जो अमाउंट है वो आरबीआई को पता होना चाहिए कि किस कंपनी ने कितना रुपया एफडीआई के तहत प्राप्त किया। दैट्स इट, एंड आई होप यू गॉट माई पॉइंट। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भारत के बाहर निगमित संस्थाएं हैं। देखिए, अब एफपीआई कैसे होता है, पहले तो हम ये अभी समझते हैं, उससे पहले ये देख लेते हैं। और ये जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करने वाली विदेशी संस्थाएं हैं, ये सेबी के साथ पंजीकृत होती हैं। ठीक है। सेबी के साथ पंजीकृत म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियां, पेंशन फंड, एनआरआई बैंक आदि इनमें से शामिल हैं। ठीक है। मतलब ये वो इंस्टीट्यूशन है विदेशों में जो भारत में पैसा लगाते हैं। नॉर्मली इनको हम क्या बोलते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ये जो पैसा लगाते हैं उसको हम बोलते हैं एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है। सरकार ने एफडीआई और एफपीआई की परिभाषाओं के संबंध में अंतरराष्ट्रीय परिपाटी को स्वीकार कर, मतलब ये कि एफडीआई और एफपीआई की जो परिभाषाएं अभी तक चलती आ रही थी, उसमें भारत सरकार ने जो इंटरनेशनल मैकेनिज्म है उसको स्वीकार कर लिया है। अब ये अंतरराष्ट्रीय परिपाटी क्या है, क्या इसमें कोई परिभाषा का अंतर है, या कोई नया स्लैब है कि हाँ इतने अमाउंट के ऊपर एफडीआई होगा, इतने अमाउंट के नीचे एफपीआई होगा, वो हम समझ यहाँ पे समझना आवश्यक है। देख लेते हैं। किसी भी कंपनी में निवेशक की हिस्सेदारी अगर 10% या उससे कम है, उसे एफपीआई माना जाएगा। ठीक है। मतलब कहने का ये कि अगर कोई निवेशक, जैसे मान लीजिए वॉरेन बफे हैं,
वॉरेन बफे, ठीक है। अगर कहीं पे किसी कंपनी में वो 5% इक्विटी ले लेते हैं, 5% इक्विटी, ठीक है, ऐसी कंडीशन में भी इक्विटी का ये जो इन्वेस्टमेंट है चूंकि 10% से कम है, इसे एफपीआई बोला जाएगा, नॉट एफडीआई, ठीक है। जहां निवेशक की हिस्सेदारी 10% से अधिक है, उसे एफडीआई माना जाए, प्रोवाइडेड ये एफडीआई इक्विटी में होना चाहिए, ठीक है। एफडीआई तब होगा जब ये इक्विटी में 10% या उससे अधिक का इन्वेस्टमेंट है, तो इसे एफडीआई बोला जाए। एक एकल विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक, एक सिंगल फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर एक भारतीय कंपनी में अधिकतम 10% तक निवेश कर सकता है। ये इंटरप्रिटेशन निकाला जा सकता है कि नहीं? जिसने समझ लिया वो कमेंट करके सिर्फ यस लिखे, जिसने नहीं समझा वो वेट करे। मतलब ये जब ये कहा जा रहा है कि एक विदेशी निवेशक जो कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, वो भारत में ज्यादा से ज्यादा 10% का निवेश कर सकता है, क्योंकि पोर्टफोलियो निवेश में 10% के ऊपर की परमिशन ही नहीं है। अगर आप इससे ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप पोर्टफोलियो इन्वेस्टर नहीं रह जाएंगे, फिर आप एफडीआई इन्वेस्टर हो जाएंगे, और वो इक्विटी होगा, वो इन्वेस्टमेंट होगा इक्विटी में। मतलब ये कि आप किसी भारतीय कंपनी को उसकी इक्विटी की 10% या उससे ऊपर, सॉरी 10% या उससे कम का ही उधार दे सकते हैं, क्योंकि डेट मार्केट में 10% का ऊपर का स्लैब लगा हुआ है, क्योंकि पोर्टफोलियो निवेशक इससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। ये सारे जो इंटरप्रिटेशन मैंने अभी आपको बताए, अगर ये आपने समझ लिया तो आपका प्री का क्वेश्चन होने की, सही होने की संभावना अपने आप में बढ़ जाती है, ठीक है। सरकार अब विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी निवेशकों, एफडीआई और एफपीआई के अंतर क्या है, मतलब ये विदेशी निवेशक नामक शब्दावली यूज होती है, और ये जो पहले की टर्मिनोलॉजी है एफडीआई एफपीआई, ये खत्म, ठीक है। और जो मेजरमेंट आता है गवर्नमेंट के पास वो सिर्फ ये आता है कि विदेश से इतना पैसा आया, दैट्स इट। मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितना हो, बस उसको अलग अलग गवर्नमेंट अब एफडीआई और एफपीआई कैटेगराइज करके अलग अलग मेंशन नहीं करती है, ठीक है। जिसके तहत सभी प्रकार के विदेशी निवेशों की अनुमति है, तो उसमें वो विदेशी निवेशक होता है बस, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टाइप के अलग अलग जो क्राइटेरिया है उनको गवर्नमेंट ने नोटिस मेंशन करना बंद कर दिया है। एक निवेशक को 10%, अब बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये वो पॉइंट है जो आरबीआई ने अपने डॉक्यूमेंट में पहली बार इस्तेमाल किया। ये वो पॉइंट है जिनको आरबीआई ने अपने डॉक्यूमेंट में पहली बार इस्तेमाल किए, फर्स्ट टाइम यूज्ड। अब ये कौन सी टर्मिनोलॉजी, इसको जरा ध्यान से देखिए। एक निवेशक 10% की सीमा से नीचे निवेश करने की अनुमति पा सकता है, मतलब एक निवेशक को 10% की सीमा से नीचे की निवेश करने की अनुमति दी जा सकती है, और इसे एफडीआई के रूप में माना भी जा सकता है। आया ना कंफ्यूजन? अब आप ये कह सकते हैं कि अभी तो आपने कहा कि एफडीआई में इन्वेस्टमेंट होने के लिए 10% से ज्यादा का कैप होना चाहिए, तो ध्यान दीजिए, किसी निवेशक जिसने 10% से कम का इन्वेस्टमेंट किया है उसे एफडीआई माना जा सकता है, प्रोवाइडेड वो एक कंडीशन को पूरी करता हो। वो क्या है? पहली खरीद की तारीख से 1 वर्ष के भीतर, पहली खरीद की तारीख से 1 वर्ष के भीतर की हिस्सेदारी 10% या उससे अधिक हो। यानी कि अगर किसी ने पहली बार, फर्स्ट टाइम शेयर में 1 जनवरी को इन्वेस्ट किया, तो 31 दिसंबर तक उसे उस कंपनी में 10% का इक्विटी होल्डर होना चाहिए अपने निवेश के माध्यम से, ठीक है। ये अंतर है बस। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। ऐसा करने का दायित्व तो कंपनी का होगा। अब मान लीजिए कि भारत की किसी कंपनी में किसी विदेशी निवेशक ने इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट किया,
तो जो भारत की कंपनी है ये उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो इंश्योर करे कि अगर वो विदेशी निवेशक को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का पार्टनर बनाना चाहता है तो साल भर के अंतर्गत उस विदेशी निवेशक का 10% का इन्वेस्टमेंट उसकी कंपनी में होना चाहिए। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये भारत की कंपनी की है। ऐसे ही शब्दों पे ध्यान देना है। अपने नोट्स में ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर लिखना, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट और ये वाला भी, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। यदि हिस्सेदारी को 10% या उससे अधिक नहीं बढ़ाया जाता तो निवेश को पोर्टफोलियो निवेश के रूप में माना जाएगा। एंड थर्ड उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे नए बिंदु हैं, इनको ध्यान से देखिए। यदि कोई मौजूदा एफडीआई, मतलब ये कि मान लेते हैं कि पार्लेजी कंपनी में कोई विदेशी निवेशक ने 10% का इन्वेस्टमेंट किया, ठीक, इसके बाद पार्लेजी अपने इक्विटी पोर्टफोलियो को बढ़ाती है, अपने इक्विटी का साइज बढ़ाती है और दूसरे इक्विटी होल्डर को पार्टिसिपेशन में लाती है, जिसकी वजह से किसी विदेशी निवेशक जिसका कि 10% से अधिक का इन्वेस्टमेंट था वो घट के 8% रह गया, क्योंकि दूसरे लोगों को इक्विटी बेची गई। ठीक है, वो रीजन कोई भी हो सकता है, कंपनी का साइज घटे उस तब कंपनी का साइज बढ़े तब, कोई फॉरेन इक्विटी होल्डर अपनी इक्विटी कम कर लेता है तो भी, अगर किसी भी कंडीशन में उस इक्विटी होल्डर का जो शेयर है पार्लेजी में 8% बचता है या 10 से कम आप कोई भी अमाउंट ले सकते हो, 6, 7, 8, 9 कोई भी, नीचे गिर जाता है 10% से नीचे, तो इसे 10% या अधिक पर बहाल करने के दायित्व के बिना एफडीआई के रूप में माना जाएगा। मतलब ये कि भले ही वो 10% का टारगेट नहीं पूरा किया, लेकिन चूंकि वो पहले एफडीआई था उसे अब भी एफडीआई माना जाएगा और ऐसा जारी रखा जाएगा, उसको आगे भी एफडीआई ही माना जाएगा। किसी विशेष कंपनी में एक निवेशक एफपीआई या एफडीआई मार्ग के तहत निवेश कर सकता है, लेकिन दोनों में नहीं। कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए वॉरेन बफे ने पार्लेजी कंपनी में एफडीआई में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो वो एफपीआई में नहीं कर सकता। एफपीआई में कर रहा है तो वो एफडीआई में नहीं करेगा। जब भी उसका एफपीआई एफडीआई में कन्वर्ट होगा तो एफपीआई नहीं रह जाएगा, है ना। मतलब ये कि अगर वो इक्विटी में 2% 3% का इन्वेस्टमेंट कर रहा है और वो 10% से ऊपर ले जाता है तो एफडीआई हो जाएगा। इसके बाद का कोई भी अमाउंट वो एफपीआई नहीं कहला सकता। बात स्पष्ट है? और अगर हाँ तो ये वाला चार्ट थोड़ा ध्यान से देखिए आप। Following charts represent the FDI inflow, net FDI and net FPI in last few years in India. जो सारे फिगर्स हैं ये बिलियन डॉलर्स में हैं। भारत में जो एफपीआई और एफडीआई का नेट इनफ्लो रहा है हम उसके बारे में डेटा देखने वाले हैं। पहले तो एफडीआई का इनफ्लो देख लेते हैं, नेट बाद में देखते हैं। भारत में 2014 में 35 बिलियन डॉलर और बढ़ते बढ़ते 44, फिर देखो यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे घट रहा है, यहाँ पे और घटा, फिर बढ़ा, है ना, और फिर तेजी से बढ़ा। 2019-20 तक हम देखते हैं। अच्छा ये मैंने एरो क्यों लगाया? यूपीएससी की बहुत बहुत ही फ्रेंडली हैबिट है। लास्ट 10 ईयर से भारत में एफडीआई का इनफ्लो बढ़ा है, उत्तर है नहीं, घटा भी है। लास्ट 10 ईयर में एफडीआई का इनफ्लो कंसिस्टेंटली बढ़ा है, नहीं। लास्ट 5 ईयर में एफडीआई का इनफ्लो कंसिस्टेंटली बढ़ा है। अगर आगे का डेटा होगा तो चेक हो जाएगा, अभी के हिसाब से नहीं। जब भी आप अपने नोट्स में ये वाला चार्ट बनाएंगे तो 19-20 के बाद 20-21, फिर 21-22-23, 23-24 के कम से कम 3 ब्लॉक और बना के रखना, क्योंकि जब सर्वे आएगा तो मैं ये ब्लॉक सब भरवा दूंगा, ठीक है। और कम से कम 1 साल एक्स्ट्रा के लिए आपके पास जगह होनी चाहिए, सो दैट कि हर बार आपको नया नोट्स ना बनाए। ध्यान रहेगा ना, नोट्स बनाने में ये स्मार्टनेस दिखानी है। हमको पता चल गया कि भारत में एफडीआई का इनफ्लो कुछ इस तरह से था, मतलब 19-20 के हिसाब से देखें तो 56 बिलियन डॉलर, जब हम डॉलर की बात करते हैं तो यूएस डॉलर की बात करते हैं। तो भारत में एफडीआई का नेट कितना है?
ये नेट कहने का मतलब क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए। नेट कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से विदेशी भारत में पैसा भेजते हैं, ठीक है, इंडिया में, उसी तरह से अडानी, अंबानी या इंडियन पीपल एफडीआई भारत से बाहर भी भेजते हैं, सिंगापुर, नेपाल, भूटान या यूरोपियन कंट्रीज में, है ना। तो जो पैसा हमको प्राप्त होता है और जो हमारे देश से बाहर जाता है, मतलब इनफ्लो और आउटफ्लो का अंतर एफडीआई नेट है। इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, बेसिकली दिस इज एफडीआई नेट। एफडीआई नेट का मतलब कि अगर 2014 में हमको 35 बिलियन प्राप्त हुआ तो कुछ बिलियन बाहर गया, अप्रोक्सीमेट 4 बिलियन। तो हमारे देश में नेट एफडीआई इनफ्लो हुआ 31 बिलियन यूएस डॉलर। इस फिगर को हम अगर आगे देखें तो 2019-20 में हमारे देश में 43 यूएस बिलियन डॉलर का अमाउंट नेट इन्वेस्ट हुआ। मतलब ये कि 56 बिलियन का तो हमारे देश में आया, ठीक है, और 13 बिलियन का हमारे देश से विदेश में गया, जिसकी वजह से हमारे पास बचा 43 बिलियन डॉलर, ठीक है, दैट्स इट। एफडीआई इज सो लुक्रेटिव बिकॉज ये कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में योगदान करता है। एफपीआई अपने आप में थोड़ा सा फ्लैक्चुएटिंग होता है। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की दशा हम अभी चेक कर लेंगे तो ये बात हमको पता चल जाएगी कि कैसे फ्लैक्चुएटिंग होता है। जैसे आप ये देखिए कि हमारे देश में जितना एफपीआई आया और हमारे देश से जो बाहर गया, उसका नेट अगर हम चेक करें तो 42 बिलियन 2014-15 में है और 15-16 में सीधे माइनस हो जाता है। मतलब ये तो पूरा गया ही और 4 बिलियन चला गया। नेट डिफरेंस कितना आएगा? जो लोग सीसैट में स्मार्ट हैं वो समझ गए होंगे कि यहाँ पे डिफरेंस आएगा 46 बिलियन का, ठीक है। फिर 2016-17 में 7 बिलियन एफपीआई नेट हमारी कंट्री में आया और फिगर ये है, यहाँ पे फिर माइनस होता है, यानी कि फिर हमारे देश से विदेश में ज्यादा निवेश हुआ और एफपीआई में, पोर्टफोलियो में, और विदेश से हमारे देश में कम आया, ठीक है। तो ये है अपने आप में फिगर और उसके आधार पर हम एफडीआई और एफपीआई के बीच के अंतर को बहुत बारीकी से समझ लेना चाहिए हमें, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। इस चार्ट के माध्यम से हम एफडीआई और एफपीआई के अंतर को ध्यान से समझें। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई क्या है? यह केवल इक्विटी, हमने पीछे एक चार्ट देखा था उसमें कुछ अंतर बहुत स्पष्ट नहीं हुआ, तो हम इसको एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है। यह केवल इक्विटी में ये निवेश हो सकता है, ओनली इक्विटी, और ये दोनों में होता है, मतलब इसमें इक्विटी भी है और डेट भी है। एफडीआई सिर्फ इक्विटी में होता है और एफपीआई दोनों में होता है, इस बात को स्पष्ट कर लीजिए पहले। फिर दूसरा, यह प्राइमरी बाजार के माध्यम से होता है। प्राइमरी मार्केट हमने पढ़ाया है, जिसने नहीं पढ़ा हमेशा की तरह मैं बोलूंगा कि पहले पुराने वीडियो देख के आओ और उनका एक क्रमिक नोट्स बनाओ। ये वीडियोस कहीं नहीं जाने वाले, यूट्यूब में हैं, इसके बाद आप इनको देखोगे तो ज्यादा फायदे, ठीक है। प्राइमरी मार्केट वो होता है जहां पे सिक्योरिटीज क्रिएट होते हैं, मतलब ये कि वहां पे पहली बार खरीदी जाती है, बेची नहीं जाते हैं, गलती से मत सोच लेना, ठीक है। उनको बेचना नहीं बोलते हैं, उनको बोलते हैं वहां पे पहली बार सिक्योरिटी क्रिएट होती है और उसे पहली बार कोई बायर खरीदता है, ठीक है। तो प्राथमिक बाजार में के माध्यम से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है और इसमें प्राथमिक और द्वितीयक दोनों होते हैं, द्वितीयक और प्राथमिक दोनों होते हैं। सामान्य तौर पे यहाँ पे एफडीआई में नए शेयर जारी किए जाते हैं और नई पूंजी कंपनी को प्राप्त होती है। मतलब ये कि किसी अंडर राइटर की मदद से कोई कंपनी अपने नए शेयर इशू करती है या कोई पुराने एग्जिस्टिंग कंपनी पुराने शेयरों के प्राइस को चेंज करने के लिए, अपने कारखाने, मशीन इत्यादि कुछ को बढ़ाने के लिए भी कुछ नए शेयर इशू करती है अंडर राइटर की मदद से। तो ऐसी कंडीशन में कंपनी को नई पूंजी प्राप्त होती है, ठीक है। और एफपीआई में आमतौर पर केवल मालिक हाथ बदलते हैं, कोई नई पूंजी नहीं आती, कोई नई पूंजी नहीं आती। इसमें तो हर रोज, महीने में
दिन में कई बार 2-2 3-3 बार एफपीआई में पैसा घटता बढ़ता रहता है। सुबह आप देखते हैं किसी कंपनी में 50 मिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ, शाम तक देखते हैं कि 10 मिलियन बचा, अगले दिन देखते हैं कि फिर वो 20 मिलियन हो गया, फिर एक दिन बाद देखते हैं कि वो 80 मिलियन हो गया। तो ये चेंज होता रहता है। मतलब ये कि वहां सिर्फ मालिक हाथ बदल रहे हैं, कंपनी को कोई नया पैसा नहीं मिल रहा। ठीक है। विदेशी निवेशक निदेशक मंडल की नियुक्ति करता है। जैसे मान लीजिए वॉरेन बफेट है, उसने पार्लेजी में अगर मान लीजिए 20% की इक्विटी खरीदी, तो वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना, उसमें वो कोई अपना पर्सन अपॉइंट करेगा, सो दैट कि वो कंपनी के प्रबंधन को, ऑपरेशन को ध्यान से देख सके और वो सक्रिय प्रबंधन में शामिल हो सके। ठीक है। यहाँ पे ये अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। और विदेशी निवेशक जैसे मान लीजिए वॉरेन बफे हैं, अपने निर्णय के माध्यम से कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश करेगा और कंपनी के लाभ को टारगेट करेगा। ठीक है। कंपनी के लाभ को टारगेट करेगा। एफपीआई में क्या कहानी है? यहां विदेशी निवेशक आमतौर पर कंपनी के प्रबंधन में शामिल नहीं होते हैं। विदेशी निवेशक कंपनी के शेयर की कीमतों को लक्षित करता है। मतलब एफडीआई में जो निवेशक आएगा वो कोशिश करेगा कि ये कंपनी ग्रो करे, इसके शेयर की प्राइसेस बढ़े, इसका मार्केट बढ़े, इसके प्रोडक्ट मार्केट में बिके, इसकी सर्विसेज को लोग ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। मेंस में लिखने के लिए ये भाषा आपके काम की है। एफपीआई के केस में बात अलग है। एफपीआई के केस में अगर शेयर के उछाल आ रहे हैं तो लोग उसमें निवेश करते हैं। क्यों? शेयर की प्राइस बढ़ेंगे तो भविष्य में अपने शेयर बेच के मुनाफा कमा लेंगे। लेकिन अगर शेयर के प्राइसेस घट रहे हैं तो उसमें निवेश करने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये एफपीआई का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। यहाँ पे सिर्फ स्वार्थी, लालची और त्वरित लाभ कमाने के इरादे से लोग आते हैं। ठीक है। बिकॉज वो शेयर के प्राइसेस को लक्षित करते हैं और शेयर की कीमतों में वृद्धि या गिरावट से अपना लाभ प्राप्त करते हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस कंपनी के प्रोडक्ट बिके या ना बिके, उसका ऑपरेशन कैसा चले, वो फर्क पड़ता है एफडीआई निवेशक। और वो बड़ा अमाउंट लेके निवेश करता है ना, 10% से ऊपर। यह क्षेत्र विशेष है। अब यहाँ पे सेक्टर स्पेसिफिक है। जैसे मान लीजिए इंश्योरेंस सेक्टर में इतने परसेंट एफडीआई अप्रूव्ड है, डिफेंस सेक्टर में इतने परसेंट एफडीआई अप्रूव्ड है, ऑटो सेक्टर में 100% एफडीआई अप्रूव्ड है ना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इतने प्रतिशत 100% एफडीआई अप्रूव्ड है, सर्विस सेक्टर में 100% एफडीआई अप्रूव्ड है। तो वहां पे आप सीधे बिना किसी प्रॉब्लम के पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। किसी सेक्टर में मान लीजिए 50% एफडीआई अप्रूव्ड है, तो वहां पे उस सेक्टर में केवल 50% का निवेश लेके आप एफडीआई के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये क्षेत्र विशेष है, मतलब सेक्टर स्पेसिफिक है। स्टील सेक्टर में होगा तो अलग होगा, पेट्रोकेमिकल में होगा तो अलग होगा। इस तरह से यहाँ पे सेक्टर मैटर करता है। अमेरिका में एक स्टील की कंपनी केवल भारत में एक स्टील की कंपनी में निवेश करेगी और उस कंपनी को अपने प्रबंधन के माध्यम से लाभदायक बनाने की कोशिश करेगी, लाभ का हिस्सा प्राप्त करेगी। सेक्टर स्पेसिफिक होने में यह एडवांटेज होता है। जो अमेरिकन का स्टील कंपनी है वो भारत की स्टील कंपनी में ही इन्वेस्ट करना चाहेगी और अपने रिसर्च और इनोवेशन की मदद से वो भारत की स्टील कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश करेगी। इसलिए एफडीआई में टेक्निकल एक्सपर्टीज, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इस तरह की चीजें होती हैं। कंपनी को नई नई टेक्नोलॉजी मिलती है, नए नए एक्सपर्ट्स मिलते हैं जिनका विदेशों में अनुभव होता है काम का, और वो कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए एक अलग स्केल पे काम करते हैं। ठीक है। यह एक दीर्घकालिक निवेश है। हाँ, इसको लंबे समय के लिए इन्वेस्ट किया जाता है और इनका जो मिनिमम लॉक इन पीरियड होता है, लॉक इन पीरियड वो 1 साल का होता है। मतलब ये लंबी अवधि के लिए निवेश किया जा सकता है, तभी वो कंपनी को लाभदायक बनाने की कोशिश करेगा, कर पाए, है ना। और लॉक इन पीरियड के पहले वो अपने निवेश को बेच नहीं सकता। मान लीजिए अगर वॉरेन बफे ने पार्लेजी में 20% का स्टेक खरीदने के लिए 5 बिलियन इन्वेस्ट किए, तो वो 5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट वो अपना बीच में नहीं निकाल सकता। ठीक है। एफडीआई में, एफपीआई की क्या कहानी है वो हम बस एक पॉइंट में पूछ रहे हैं।
और ये काफी स्थिर होता है। स्थिर होने का मतलब इसमें कंपनी को ज्यादा रिस्क या नुकसान की गुंजाइश नहीं लगती, क्योंकि उसे जो पैसा प्राप्त हुआ वो लंबी अवधि के लिए प्राप्त होता है। यह 3 मार्गों से हो सकता है, जैसे कि अगर कोई शेयर खरीदे तो, कोई ज्वाइंट कंपनी बनाता है तो, जैसे मान लीजिए निर्माण आईएएस प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है। निर्माण आईएएस प्राइवेट लिमिटेड में वॉरेन बफे मान लीजिए किसी भी समय $500 मिलियन लगाना चाहते हैं, ठीक है, और इसके माध्यम से वो एक ज्वाइंट वेंचर इस्टेब्लिश करें। मान लीजिए निर्माण वारेन ऐसा करके कुछ नाम हो जाए, या निर्माण आईएएस प्राइवेट लिमिटेड ब्रैकेट में वारेन ऐसा कुछ आ जाए, या कुछ भी निर्माण आईएएस प्राइवेट लिमिटेड ब्रैकेट में डब्ल्यू, या सिर्फ निर्माण आईएएस प्राइवेट लिमिटेड में वो अपना ज्वाइंट ओनरशिप रख सकते हैं। इस तरह की जो स्कीम्स होती हैं वो इसलिए एफडीआई के माध्यम से होती है, ठीक है, और वो एक सहायक कंपनी की स्थापना कर सकता है। अब देखते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की क्या कहानी है। यह सामान्य पूंजी बाजार में, जैसे कि हमने बताया कि वो सेक्टर स्पेसिफिक होता है, ये कैपिटल मार्केट। उदाहरण के लिए एक विदेशी निवेशक किसी क्षेत्र विशेष में नहीं है, ठीक है, ये सीधे पूंजी कैपिटल मार्केट में आते हैं, शेयर प्राइसेस लगाते हैं। एक ही पर्सन टाटा के शेयर में, पेप्सिको के शेयर में, कोक के शेयर में कहीं भी पैसा लगा सकता है भारत में, ठीक है, और किसी भी क्षेत्र कंपनी में निवेश करने के लिए तैयार, मतलब ये किसी भी क्षेत्र में लगा सकते हैं। ये क्षेत्र विशेष की बात नहीं यहाँ पे, ठीक है, किसी भी क्षेत्र, महत्वपूर्ण पॉइंट है। जो शेयर की कीमत में वृद्धि का मौका इनको देता है, मतलब इनको शेयर की प्राइसेस के माध्यम से लाभ कमाना है, लाभ इनका अंततोगत्वा लक्ष्य है, ठीक है। यह आमतौर पर अब अल्पकालिक है। अल्पकालिक का मतलब ये शॉर्ट टेन्योर के लिए होता है, जैसे कि मैंने आपसे बताया कि ऐसा पॉसिबल है कि मॉर्निंग में किसी ने पार्ले जी पे इन्वेस्ट किया हो और अगले दिन पैसा अपना उससे निकाल के कहीं और इन्वेस्ट कर लिया हो, उनको लगा हो कि ये पार्ले जी का बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है, कोई भी दूसरा प्रॉफिटेबल वेंचर देख के उसमें पैसा लगा, ठीक है। कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, सुबह डालो शाम को निकालो, आज डालो कल निकालो पैसा, आज लगाओ कल पैसा अपना निकाल लो। ये धन को अस्थिर बनाता है, क्योंकि आपकी कंपनी के अगर शेयर गिर रहे हैं तो ज्यादातर निवेशक जो फंड पोर्टफोलियोज के माध्यम से इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अगले ही क्षण पैसा आपका निकाल के किसी दूसरी कंपनी के शेयरों में लगाने के लिए आतुर होंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये लोग मेनली लाभ कमाने वाले चालाक लोग होते हैं और लाभ के इरादे से आते हैं, वो भी कम समय में। एफडीआई इन्फ्लो इन इंडिया, जैसा कि हमने पीछे देख लिया था, ये वाले चार्ट इस तरह से दिखाई देंगे इकोनॉमिक सर्वे में जो नए आने वाले होंगे, ठीक है, ये वाला सेक्शन हमने देख लिया है पीछे। अब भा, भारत में एफडीआई भेजने वाले टॉप कंट्रीब्यूटर कौन है, तो सबसे ज्यादा एफडीआई भारत में आता है सिंगापुर से, उसके बाद यूएसए से, फिर मॉरिशस से, फिर नीदरलैंड से, फिर स्विट्जरलैंड से, ठीक है, मतलब ये कि सबसे ज्यादा एफडीआई भारत में कहां से आता है, सिंगापुर, सिंगापुर से, फिर यूएस, मॉरिशस, नीदरलैंड एंड स्विट्जरलैंड। अब अगर हम बात करें इस सेक्टर वाइज क्या स्थिति है, तो सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त करता है कंप्यूटर एंड हार्डवेयर, 24.6%, मतलब ये कि भारत में किसी किसी समय 100 रुपए आया एफडीआई के माध्यम से, तो उस 100 रुपए का 24 रुपए कंप्यूटर एंड हार्डवेयर में जाता है, और 12 रुपए सर्विस सेक्टर में जाता है, 11.89 ऑटो में जाता है, यानी कि इतना परसेंट भी आप कह सकते हैं आउट ऑफ टोटल फंड। स्टेट वाइज देखें तो सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त किया है, किस साल है, फाइनेंशियल ईयर 2022 के बाद, ठीक है, सबसे ज्यादा एफडीआई किसने प्राप्त किया है, कर्नाटका ने, उसके बाद महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु एंड देन हरियाणा। जब भारत में 100 रुपए आते हैं तो 37.55 रुपए कर्नाटक को प्राप्त होता है, 26 रुपए 26 पैसे महाराष्ट्र को प्राप्त होता है, 13 रुपए 93 पैसे दिल्ली को, और इस प्रकार से ये एफडीआई का सीक्वेंस है। नाउ आज तक मैंने देखा था कि जनरली ऐसा शायद ही कोई साल हुआ होगा कि जब गुजरात एफडीआई प्राप्त करने वालों में टॉप 3 में ना रहा हो, और मोस्ट ऑफ द टाइम गुजरात टॉप में रहता है एफडीआई प्राप्त। इस साल क्या अजीब स्थिति है कि गुजरात एफडीआई प्राप्त करने वालों में टॉप 5 में नाम ही नहीं है। ये आप अगले इकोनॉमिक सर्वे के आते आते नजर गड़ा के रखना कि जैसे आपको आए तो आप ये चेक कर लेना कि हाँ टॉप एफडीआई रिसिपिएंट्स कौन है स्टेट वाइज, और फिर उनको
इसी चार्ट के बाद या इसी में नीचे जगह बचा के रखना थोड़ी सी, उसमें लिख लेना टॉप एफडीआई रिसिपिएंट्स स्टेट इन इंडिया आर, तो सबसे ज्यादा, फिर उसके कम, फिर उसके कम, या इस तरह का कोई ग्राफ बना के काम चला। ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 2022 का रिकॉर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, कितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया? 84.83 बिलियन, और ये पिछले साल से 2.87 बिलियन ज्यादा है। इतना पैसा हमारे देश में ज्यादा है। डेटा सोर्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इंपॉर्टेंट। अगर विदेश से पैसा लाना है, एफडीआई एफपीआई हमने समझ लिया, क्या इसके अलावा भी कोई जरिया है? अगर हाँ, तो देखते हैं कौन से हैं। इंस्ट्रूमेंट टू रीच फाइनेंस फ्रॉम अब्रॉड, विदेश से पैसा जुटाने का और क्या साधन है? एक तो है एक्सटर्नल कमर्शियल बार्गेनिंग, महत्वपूर्ण है। एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग, जिसको हम ईसीबीस कहते हैं। दूसरा है मसाला बॉन्ड, दोनों अपने आप में महत्वपूर्ण है। पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर इनके बारे में व्याख्या समझते हैं। बाहरी वाणिज्यिक उधार, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बारोइंग, ध्यान रखना। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बारोइंग के माध्यम से भारतीय कंपनियां, चाहे वो सरकारी कंपनी हो चाहे प्राइवेट सेक्टर की कंपनी हो, विदेशी निवेशकों से डेप्ट, उधार, ऋण वित्त हम बोलते हैं, डेप्ट फाइनेंसिंग प्राप्त करते हैं, और इसके लिए उन्हें बॉन्ड जारी करना पड़ता है। ठीक है। यानी कि भारतीय कंपनी, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, कहीं भी, वो एक बॉन्ड जारी करेगी और डेट के माध्यम से करेंसी उठाएगी। अगर वो अमेरिका में इन्वेस्ट करती है तो जो उसका बॉन्ड होगा वो डॉलर डिनोमिनेटेड होगा। इंग्लैंड में होगा तो वो पाउंड डिनोमिनेटेड होगा। फ्रांस में होगा तो वो यूरो डिनोमिनेटेड होगा, या फ्रेंच करेंसी जो फ्रैंक होता है उस पर डिनोमिनेटेड होगा। ठीक है। डिनोमिनेटेड कहने का मतलब है कि जो बॉन्ड की प्राइस लिखी जाएगी उसमें लिखा जाएगा कि ये बॉन्ड $10,000 का है। ठीक है, इस तरह से। मसाला बॉन्ड क्या है? मसाला बॉन्ड एक प्रकार का एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग जैसा ही है। पहली बात तो ये समझ जाते हैं। अंतर क्या है? यह भी भारत के बाहर इशू किया जाता है, जारी किया जाता है, बस वहां की स्थानीय मुद्रा इसमें नहीं होगी। जैसे अभी हमने बात करा ना कि नॉर्मली एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग उस देश की स्थानीय मुद्रा पे लागू किए जाते हैं। मसाला बॉन्ड भारतीय रुपए में होगा। मसाला बॉन्ड भारतीय रुपए में होगा। ठीक है। इनका जो मूल्य वर्गीकरण है वो भारतीय रुपए में होगा कि ये बॉन्ड 1 लाख रुपए का है, इस तरह से। और डॉलर बॉन्ड के विपरीत, जहां उधारकर्ता मुद्रा जोखिम लेता है, इसमें डॉलर बॉन्ड में, जैसे एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग अगर यूएस में इशू किया जाए तो डॉलर बॉन्ड होगा ना। अगर एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग इंग्लैंड में किया जाए तो पाउंड बॉन्ड बॉन्ड होगा। अगर एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग ईसीबी जापान में इशू किया जाए तो वो येन बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है, येन बॉन्ड कहलाएगा। अगर किसी कंट्री की करेंसी जेम्स है तो वहां का जो बॉन्ड होगा वो क्या कहलाएगा? जेम्स बॉन्ड, है ना। अगर किसी कंट्री की करेंसी डॉलर है
वहां पे जो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग इशू किया जाएगा उसे हम डॉलर बॉन्ड बोलेंगे। और मसाला बॉन्ड क्योंकि रुपए में इशू किया जाता है, तो डॉलर बॉन्ड की तुलना में मसाला बॉन्ड किस तरह से अलग है ये समझने की जरूरत है, और ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसको समझने के लिए हम एक कदम आगे जाएंगे और इसको ध्यान से समझते हैं। हिंदी में लिखने के लिए आप लिखिए ईसीबी, फिर लिखिए डॉलर बॉन्ड, हिंदी में मसाला बॉन्ड, और इसको हम रूपी बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखते हैं दोनों में कॉमन बात क्या है। पहले तो विदेश से धन प्राप्त करना, प्राप्त करने के लिए ये दोनों बॉन्ड इशू किए जा सकते हैं, इशू किए जा सकते हैं। ये तो दोनों में कॉमन हो गया। मतलब ये कि मसाला बॉन्ड और दूसरे एक्सटर्नल कॉमर्शियल बॉन्ड्स के माध्यम से आप पैसा विदेश से लाते हैं। तो अंतर क्या है? ये है डॉलर बॉन्ड, मतलब ये कि ये डॉलर डिनोमिनेटेड है और ये रूपी बॉन्ड है। ठीक, उदाहरण लेते हैं पार्ले जी का। पार्ले जी ने, और यहाँ पे उदाहरण ले लेते हैं इसका सन का, ठीक, सनफीस्ट का, सनफीस्ट का। पार्ले जी ने ईसीबी इशू किया डॉलर में। ठीक? तो मान लीजिए अमेरिका में इन्होंने $100 का कोई बॉन्ड इशू किया और इन्होंने $100 का बॉन्ड इशू किया। ठीक है, तो जब $100 का बॉन्ड होगा, पार्ले जी कंपनी में इंडिया में पैसा आने के लिए ये $100 कन्वर्ट होगा रूपी में। तो जो भारत में पैसा आएगा वो आएगा ₹7,000। ठीक है, इंडिया वाला जो $100 का जो बॉन्ड है, ₹100 का बॉन्ड है, ये भारत में आएगा अप्रोक्सीमेट 1.25। हाँ, अब ये ध्यान देने वाली बात है। देखो, जब सनफिस्ट ₹100 का बॉन्ड इशू करेगी तो वहां का जो निवेशक होगा वो इतना डॉलर लेके आएगा। ठीक है, क्योंकि विदेश में रुपया नहीं चलता, इतना डॉलर लेके आएगा और ये डॉलर हो जाएगा अप्रोक्सीमेट ₹100 के बराबर। ठीक है, या इसको आप 1.20 कह लीजिए, तो ये अप्रोक्सीमेट ₹100 के बराबर हो जाएगा। तो वो लाएगा डॉलर ही, वो ₹100 के बराबर हो जाएगा और ये ₹100 इसमें इन्वेस्ट हो जाएगा और ये पैसा भारत। ये मैकेनिज्म आपने समझ लिया, तो बाकी के स्टेप आप आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे इसमें जो बारोअर है वो रिस्क बियर करता है, रिस्क बियर करता है, और इसमें कैसे निवेशक रिस्क बियर करता है। ये दोनों बातें समझ लेनी है। ठीक है, अब देखो, अगर किसी समय पार्ले जी ने, यहाँ पे एक कंपनी है, यहाँ पे दूसरी इधर कंपनी है, ठीक है, पार्ले जी ने ये बॉन्ड इशू किया एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग के माध्यम से, इनको ₹7,000 मिले। ठीक है, अब मान लीजिए इस बॉन्ड में उनको 5% इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस करना है, तो ये ₹7,000 को 5% इंटरेस्ट के माध्यम से, मान लेते हैं ₹350 इसमें ऐड हुआ। ठीक है, तो ₹7,350 वो फिर से डॉलर में कन्वर्ट होगा, ये फिर से डॉलर में कन्वर्ट होगा
और फिर से अमेरिका चला जाएगा। ठीक है, क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं। यहां पे एक ध्यान देने वाली बात कि जब ये 7,350 रुपए डॉलर में कन्वर्ट होगा, उस समय मान लीजिए नॉमिनल एक्सचेंज रेट चेंज हो जाए, तो जो नया नॉमिनल एक्सचेंज रेट होगा उसके अनुसार पार्ले जी ये पैसा रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करके अमेरिकी निवेशक को उसका पैसा लौटाएगी। क्या ये बात आपने नोट कर लिया? अगर आपने नोट कर लिया तो अब आपको पता है कि एनईआर बदलने का जो रिस्क है वो किसके पास है? बारोवर के पास। मतलब किसके पास बारोवर? यहाँ पे कौन है? पार्ले जी। पार्ले जी उधार ले रहा है ना पैसा बॉन्ड इशू करके। तो जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट रूपी डॉलर, एक डॉलर बराबर 82 रुपए, एक डॉलर बराबर 90 रुपए। अब अगर एक डॉलर बराबर 100 रुपए हो जाए तो आरबीआई ने जो पैसा 7,000 रुपए खर्च करके अगर ये बॉन्ड प्राप्त किया होगा तो अगली बार उसको 100 रुपए के भाव से ये पैसा पे करके देना पड़ेगा। तो रिस्क, जो करेंसी कन्वर्ट करने का रिस्क है, उस समय जो करेंसी का लॉस हुआ, रूपी का जो लॉस हुआ, कौन बियर कर रहा है? पार्ले जी। समझ में आया तो ठीक, नहीं ये बात मैं दोबारा दोहराऊंगा, कोई भी पर्सन, मेरा कोई भी स्टूडेंट इसे रटने की या याद करने की कोशिश नहीं। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। अगर आप ये बात समझ गए हैं तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं, यहां पे कोई भी पर्सन इस चीज को रटने या याद करने की कोशिश नहीं करेगा। स्पष्ट है? यहां पे देखते हैं कि जो निवेशक है, यूएस का निवेशक, ठीक है, उसने 1.2 डॉलर वो लेके आया, उसे 100 रुपए में कन्वर्ट कराया और भारतीय कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, मेच्योरिटी के समय अब अगर मान लो एनईआर चेंज हो जाता है तो इनको तो रुपया ही देना है। ठीक, इनको क्या देना है? रुपया। पैसा जब दोबारा रुपया से डॉलर में कन्वर्ट होगा तो ये तो सिर्फ 100 रुपए के लिए बाध्य है ना। अगर 100 रुपए में 1,005% इंटरेस्ट के साथ, तो 105 रुपए के लिए बाध्य है केवल ये, बस। कन्वर्ट होने के टाइम में वो कितना डॉलर बचेगा वो रिस्क इनका नहीं है। अगर आप ये बात समझ गए तो ठीक, नहीं समझे तो एक मौका और है, इसको यहां पे समझ लेते हैं और फिर अनेकों मौके हैं। अगर आप कमेंट करते हैं, कमेंट करके पूछिए, आपके पास अनेकों मौके हैं, इस बात को बार बार दोहरा दिया जाएगा कि कैसे मसाला बॉन्ड में रिस्क निवेशक झेलता है। ठीक है, और एक्सटर्नल कॉमर्शियल बारोइंग में उधारकर्ता रिस्क बियर करता है। ठीक है, इसको समझ लेते हैं फिर से। एग्जाम्पल बस बदला है और कुछ नहीं। एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग के केस में मान लीजिए एक समय जो एक्सचेंज रेट है वो एक डॉलर बराबर 70 रुपए है 2019 में। ठीक है, एक डॉलर बॉन्ड विदेशी निवेशक को जारी किया गया और उधारकर्ता मतलब भारतीय कंपनी, हमारे केस में हो जाएगा पार्ले जी। ठीक है, पार्ले जी को एक वर्ष के लिए 1 डॉलर मिला। ठीक? विदेशी मुद्रा में जुटाया जाता है ये धन, और उधारकर्ता ने यानी पार्ले जी ने विदेशी निवेशक को डॉलर मूल्य वाला बॉन्ड जारी कर दिया। एक साल हो गया, साल हो गया 2020 का, एक डॉलर बदल के 80 रुपए का हो गया। 2019 में ये 70 रुपए का था। 2020 में उधारकर्ता यानी कि पार्ले जी को विदेशी निवेशक को 1 डॉलर वापस करने की आवश्यकता है और इसके लिए उसे 80 रुपए खर्च करने होंगे 1 डॉलर को पाने के लिए। पिछली बार उसने 70 रुपए जुटाए थे, 1 डॉलर के बदले 70 रुपए जुटाए। अब 1 डॉलर वापस करने के लिए 80 रुपए देना पड़ेगा। प्रॉफिट और लॉस जो हुआ वो तो अलग, सिर्फ कन्वर्ट करने का मतलब ये कि करेंसी एक्सचेंज का जो रिस्क है वो पार्ले जी ने उठाया। विनिमय जोखिम किसने उठाया? पार्ले जी ने।
ये बात हमने पीछे कर लिया है, ठीक है। उसी प्रकार या ये कहें कि उसका उल्टा, अब हम बात करते हैं मसाला बॉन्ड। साल है 2019 का, $1 बराबर है 70 रुपए। जरा ध्यान दीजिएगा, 70 रुपए बॉन्ड विदेशी निवेशक को जारी किया गया। क्योंकि ये रूपी बॉन्ड है तो हम इसको लिखेंगे 70 रुपए बॉन्ड विदेशी निवेशक को जारी किया गया। और उधारकर्ता कौन है? भारतीय कंपनी। इनके केस में उधारकर्ता कौन था? सनफीस्ट। तो 1 वर्ष के लिए $1 70 रुपए के बराबर प्राप्त किया, ठीक है। क्योंकि विदेशी बाजार में डॉलर ही चलता है, रुपए नहीं चलता, ये प्राप्त डॉलर ही करेंगे, बस इनका बॉन्ड रुपए डिनोमिनेटेड है, ठीक है। मिला। क्योंकि भारतीय रुपए में सीमित परिवर्तनीयता है, इसलिए केवल डॉलर में ही धन जुटाया जाएगा। पैसा विदेशी मुद्रा में जुटाया जाता है, लेकिन उधारकर्ता ने मतलब सनफिस्ट ने विदेशी निवेशक को रुपए में मूल्य वर्ग वाला बॉन्ड जारी कर दिया। अब साल आ गया 2020 का, ठीक है। इन्होंने 70 रुपए प्राप्त करे, इनको वापस कितना करना है? 70 रुपए। 70 रुपए के सामने इन्होंने $1 प्राप्त किया था, ये कहना चाहिए, ठीक है। 2020 में उधारकर्ता यानी कि सनफिस्ट को 70 रुपए के बराबर डॉलर विदेशी निवेशक को वापस करने की आवश्यकता है। जितना मैंने अंडरलाइन किया पहले सिर्फ उतना देखो, ब्रैकेट के अंदर प्रवेश करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 2020 में उधारकर्ता यानी कि सनफिस्ट को 70 रुपए के बराबर डॉलर विदेशी निवेशक को वापस करने की आवश्यकता है, क्योंकि इन्होंने बॉन्ड तो रुपए में इशू किया है, ठीक है। अब 70 रुपए के बराबर कितना डॉलर होगा? क्योंकि भाव है $1 बराबर 80 रुपए। $1 बराबर 80 है, सॉरी, बराबर रुपए 80 है। इनको वापस करना है कितना? 70 रुपए। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 1/80। एक मिनट, यहां करते हैं 1/80 मल्टीप्लाइड बाई 70, यानी कि 70/80 ऐसा। तो इसलिए हमने लिखा 70/80 इंटू $1। ये 1 है ना, $1 है ये, ठीक है। तो ये आ जाएगा $0.875। मतलब जो विदेशी निवेशक ने $1 इन्वेस्ट किया था, अब उसको मिल कितना रहा है? $0.875। प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो अलग है, हम उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ एक्सचेंज रेट का जो प्रभाव पड़ रहा है उसका अंदाजा लगाने के लिए ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से विनिमय जोखिम किसने उठाया? विदेशी निवेशक ने। क्योंकि विदेशी निवेशक जिसने $1 लगाया था उसे सिर्फ इतना डॉलर वापस मिला, और भारतीय निवेशक यानी कि सनफिस्ट को कोई नुकसान नहीं हुआ। कुछ बच्चों ने हमसे कभी किसी क्लास में इसके संदर्भ में पूछा था कि आखिर ऐसा क्यों कि मसाला बॉन्ड में कोई इन्वेस्ट ही क्यों करेगा? हमने कहा अगर मान लीजिए किसी को 10 रुपए का नुकसान हो रहा है लेकिन 20% का फायदा हो रहा है, तो 20% का मतलब यह है कि 14 रुपए का फायदा हो रहा है 70 के इन्वेस्ट में। क्योंकि मार्केट उछाल मार रहा है ना, जब मार्केट उछाल मारता है खासतौर से डेवलपिंग इकोनॉमी में, तो इन्वेस्टर को पता होता है कि इधर प्रॉफिट मिलेगा। तब भी अगर इनकी करेंसी डिप्रिशिएट भी कर गई तो भी यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। तो 10 रुपए नुकसान करने के बाद भी तो उसे 4 रुपए प्रति डॉलर के हिसाब से फायदा हो रहा है। वो कंडीशन होती है इन्वेस्ट करने की। हमने प्रॉफिट एंड लॉस की बात नहीं सीखनी यहाँ पे अभी। यहाँ पे हमको सिर्फ सीखना है कि एक्सचेंज रेट का जो नुकसान हुआ उसको किसने बर्दाश्त किया। एंड मुझे लगता है कि आप समझ गए हैं, ठीक है। नया टॉपिक हमारे पास है एडीआर एंड जीडीआर क्या होते हैं, अमेरिकन डिपोजिटरी रिसीट्स एंड ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट्स क्या होते हैं। पहले इनका मैकेनिज्म समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एक इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी है, इसका कोई एग्जांपल अगेन पार्ले जी से काम चला लेते हैं। पार्ले जी
कंपनी बदल देते हैं 6 रुपये। एक इंडियन कंपनी है, उदाहरण के तौर पे यूनिबिक, हाँ ये ठीक है, यूनिबिक, ठीक है, यूनिबिक कुकीज का ब्रांड है, यूनिबिक कंपनी है, उसने, अब देखो पहले तो हम यूनिबिक में जाने से पहले समझ लेते हैं यहाँ एडीआर या जीडीआर होते क्या है। देखो ये होते हैं एक डिपोजिटरी रिसीट्स, जो कि एक देश किसी दूसरे देश में इशू करके दूसरे देश से पैसा प्राप्त करके अपने देश लाता है। मतलब इसके माध्यम से अमेरिका से या विदेश से, अमेरिका से भारतीय कंपनी पैसा उठा सकती है अपनी कंपनी में निवेश करने के लिए। मतलब ये भी निवेश का एक तरीका है, जैसे एफडीआई एफआईआई निवेश का तरीका है, या अमेरिकन लोग भारत में निवेश कर सकते हैं। उसी तरह हमने अभी पीछे देखा बॉन्ड, एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग और मसाला बॉन्ड के माध्यम से अमेरिकन निवेशक भारतीय कंपनी में निवेश कर सकते हैं। और उसी प्रकार से है एडीआर, अमेरिकन डिपोजिटरी रिसीट्स। और जब ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट्स कहते हैं तो वो पूरे ग्लोब में चलता है ना। दोनों डॉलर डिनोमिनेटेड होते हैं नॉर्मली, ये समझने की बात है। चलिए, रिसीट्स के माध्यम से यूनिबिक कंपनी ने डोमेस्टिक कस्टोडियन, उदाहरण के लिए मान लेते हैं आईसीआई, आईसीआई को बताया यूनिबिक ने कि हमारे इतने शेयर, उदाहरण के तौर पे 100 शेयर हमको बेचने हैं, ठीक है, 100 शेयर। अब अगर यूनिबिक स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है तभी वो ऐसा काम कर सकता है, पहली बात तो ये समझने की जरूरत है। तो यूनिबिक के 100 शेयर आईसीआई नोटिफाई करेगा कि हाँ आपके 100 शेयर हमारे पास है, बस नोटिफाई करना है, और कहीं किसी को कुछ बैग में रख के ले जाना नहीं है, बस ऐसा कुछ नहीं, बस इन्होंने नोटिफाई कर दिया, उन्होंने भी नोटिफाई कर दिया। अब ये है डोमेस्टिक कस्टोडियन, मतलब भारत के कस्टोडियन, भारत में एक कस्टोडियन, ठीक है। ये एक्नॉलेज करेंगे, ये एक्नॉलेज करेंगे कौन, अमेरिका का जो कोई भी डिपोजिटरी हाउस होगा। डिपोजिटरी हाउस क्या होते हैं, जो शेयर की परचेज एंड खरीद या डीमेट अकाउंट इशू करने वाले, तो शेयर की परचेज और खरीद बेच को ये फैसिलिटेट करते हैं, सुविधा प्रोवाइड करते हैं, जिसके माध्यम से आप शेयर में पैसा लगा सकते हैं। तो अमेरिका का, अब हम इसको मान लेते हैं गोल्डमैन सास, गोल्डमैन गोल्डमैन सास, ये डिपोजिटरी है मान लेते हैं। तो आईसीआई गोल्डमैन को बताएगा कि हाँ यूनिबिक की 100 शेयर हमारे पास हैं, आप इसे अपनी कंट्री में बेच सकते हैं। तो ये केवल एक जीडीआर इशू कर सकते हैं बस, एडीआर जीडीआर लिखो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट बस समझना है, ठीक है। आप एडीआर लिखना है एडीआर लिख लो, एडीआर या जीडीआर उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अंतर क्या है मैं अभी एक लाइन में बता दूंगा। ये एक जीडीआर इशू करते हैं वहां के लोगों को। अब जीडीआर क्या है, एक रसीद है, ये रसीद में ये एक्नॉलेज कर लिए कि हाँ यूनिबिक कंपनी के शेयर अपने पास हैं, वो अपने पास इंडिया में आईसीआई के पास ही, इन्होंने बस मान लिया कि हाँ अपने पास है, तो उसकी रसीद इशू कर दिया इन्होंने वहां के किसी निवेशक। निवेशक कौन होता है, मेरे आपके जैसे आम आदमी जिसके जेब में पैसा है, ठीक है, तो वहां के निवेशक को इशू कर दिया। हम इसको निवेशक ही क्यों कहते हैं, बिकॉज इसके पास पैसा है और ये पैसा कहीं पे निवेश कर सकता है, ठीक है। तो निवेशक को ये रसीद इसने इशू कर दिया। सैद्धांतिक तौर पे आप मान लीजिए कि इस व्यक्ति ने यूनिबिक कंपनी भारत में के शेयर में पैसा लगा दिया है। सैद्धांतिक तौर पे आप इसे मान सकते हैं। प्रोसेस कुछ भी है, प्रोसेस सरल है या कठिन है वो एक अलग बात है, सैद्धांतिक स्तर पे आप ये मान सकते हैं, इन प्रिंसिपल दिस इन्वेस्टर हैज इन्वेस्टेड इन 100 शेयर्स ऑफ यूनिबिक, ठीक है। ये बात आपको पता चल गई। ऐसा भी हो सकता है कि ये डिपोजिटरी ने ये रसीद इशू करी हो जिसमें कि 100 शेयर हैं, तो 100 रसीदें इशू कर सकता है, 100 की 100 रसीदें एक व्यक्ति खरीद सकता है, एक से ज्यादा लोग खरीद सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 100 शेयरों के लिए 100 रसीदें, 100 रिसीट्स इशू कर सकता है 100, या इसकी अगर चॉइस है, इसको लगता है कि अमाउंट छोटा है, तो 100 शेयरों के लिए
100 शेयर्स के लिए ये आनुपातिक रूप से 10 रसीदें 10 रिसीट्स भी इशू कर सकता है। उसे 10 अलग अलग लोग खरीद सकते हैं, 2 लोग खरीद सकते हैं, 5 लोग खरीद सकते हैं, एक जना खरीद सकता है। वो हमारा बहस का विषय नहीं है। इसको प्राप्त हुआ तो ये इसने रसीद लिया, ये पैसा डिपॉजिटर को देगा और डिपॉजिटर सीधे फंड ट्रांसफर करेगा यूनिबिक को। ठीक है, तो यूनिबिक को पैसा मिल गया, ये डॉलर देगा इनको, जो ये डिपॉजिटर हैं, गोल्डमैन हैं, इनको डॉलर देगा, ये डॉलर इधर ट्रांसफर कर देंगे, जो भी एनईआर होगा उस एनईआर के भाव में रुपए यूनिबिक को मिल जाएंगे। पैसा इनको प्राप्त हुआ। मैकेनिज्म आपने समझ लिया, नहीं समझ लिया फिर कह रहा हूं कमेंट करके बताइएगा, दोबारा समझा देंगे नए उदाहरण के साथ, नए तरीके से। ठीक है, अब देख लेते हैं, अब हमारा काम आगे हो सकता है। उदाहरण बदल गया। मान लीजिए कोई अमेरिकी निवेशक है और निर्माण आईएस में पैसा लगाता है। ठीक है, निर्माण आईएस नाम की कोई कंपनी है, उसमें पैसा लगा, जिसे वे सीधे निवेश नहीं कर सकता। मान लीजिए उसके पास जरिया नहीं है कि कैसे भारत की स्टॉक मार्केट में जाए और निर्माण आईएस में पैसा लगाए। मसाला बॉन्ड या एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग का रास्ता उसे पसंद नहीं आता, उसके पास इतना पैसा है नहीं कि वो एफडीआई में लगा सके। एफआईआई या एफपीआई के माध्यम से अगर कहीं पे पैसा लगाना चाहता है, उसके लिए उसके पास कोई मैकेनिज्म नहीं। मान लीजिए, मैथ में मानते हैं तो हम ही मान लीजिए, है ना, बट वो पैसा भारत के बाजार में लगाना चाहता है मुनाफा कमाने के इरादे से। अगर आप में से किसी का प्रश्न है कि कोई भारत में पैसा लगाना ही क्यों चाहता है, तो मुनाफा कमाने के इरादे से। निर्माण आईएस डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक आईसीआई को अपनी शेयर देती है। आईसीआई शेयरों को धारण करता है और विदेशी ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक जैसे गोल्डमैन सास वो एक प्रमाण पत्र जारी करता है कि उसके पास कंपनी निर्माण आईएस की शेयर है। ठीक है, फिर ये ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक अमेरिकी निवेशक को एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप देता है। जो ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक है जैसे गोल्डमैन सास, गोल्डमैन ये अमेरिकी निवेशक को, वहां के इन्वेस्टर को जैसे वारेन बफे को ये एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप देता है, एक रसीद देता है कि तुम्हारे नाम पर, किसके, निवेशक के नाम पर इतने शेयर रखे जा रहे हैं। अब ये वारेन बफे पैसा लगाना चाहेगा तभी उसके उसके नाम पे ये शेयर रखे जाएंगे, है ना, रखे जा रहे हैं। सम शेयर्स आर बीइंग हेल्ड ऑन योर बिहाफ। इस एक्नॉलेजमेंट, ये जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है ये अपने आप में नेगोशिएबल सर्टिफिकेट होगा। मतलब ये कि इसे आगे भी निवेश किया जा सकता है, इसकी खरीद फरोख्त की जा सकती है, इसको इसको इस पे नेगोशिएशन हो सकता है। किसी को लगता है कि इस रसीद के भाव भविष्य में बहुत बढ़ जाएंगे तो वो इसे और महंगे में खरीद सकता है। नेगोशिएबल होने का मतलब ये कि इसके माध्यम से नेगोशिएशन, बार्गेनिंग, जैसे आप सब्जी वाले से करते हो कि 50 रुपए किलो टमाटर नहीं लोगे, 40 रुपए में लोगे, सब्जी वाला 45 में मान जाता है तो आप 45 दे के लेके चले आते हो, या कुछ और। उसी तरह का बार्गेनिंग या नेगोशिएशन इस रसीद के लिए भी हो सकता है, बेस्ड ऑन स्पेकुलेशन व्हाट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इट इज गोइंग टू अर्न इन द फ्यूचर। मैंने आपको अनेकों बार बताया है, इकोनॉमी ऑपरेट्स ऑन स्पेकुलेशंस। ओके, तो ये नेगोशिएबल सर्टिफिकेट अमेरिकी निवेशक के मामले में, यहाँ पे एक मिनट, हाँ, अगर दुनिया के किसी भी देश के मामले में, जैसे यूके, फ्रांस, इवन यूएस के मामले में भी इसे हम जीडीआर, और अगर केवल अमेरिकी निवेशक के लिए है तो उसे एडीआर बोलेंगे। एडीआर जीडीआर में बेसिक फर्क ये है कि एडीआर की ट्रेडिंग सिर्फ नास्डॉक और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में होती है, जीडीआर की ट्रेडिंग कहीं भी हो सकती है, जैसे लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज में, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में, सिंगापुर, हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में, इवन अमेरिका में भी। ठीक है, जीडीआर वहां प्रतिबंधित नहीं है। यह संभव हो सकता है कि प्रत्येक 10 शेयरों के लिए एक एडीआर या जीडीआर बनाया जाए। एडीआर जीडीआर विदेशों में सूचीबद्ध किया जा सकता है और ट्रेडेड भी है, मतलब इस पे कारोबार भी किया जा सकता है, ट्रेड किया जा सकता है एडीआर को। भारत में कंपनी या तो एक सरकारी या एक निजी कंपनी हो सकती है, मतलब ये कि इसके माध्यम से सरकारी और निजी
दोनों प्रकार की कंपनियां पैसा उठा सकती हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से ये स्पष्ट हो गया। चलिए, एडीआर जीडीआर में बेसिक अंतर यह है कि एडीआर केवल अमेरिकी एक्सचेंज में सूचीबद्ध होता है, जबकि जो जीडीआर है वो विदेशी कंपनी में शेयर का प्रतिनिधित्व करता है। यह विभिन्न स्टॉक एक्सचेंज, दुनिया में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज हैं जहां पे इशू किया जा सकता है। एक और टॉपिक इसमें कि करेंसी स्वैप क्या होता है। अब देखो, हम सारे तरीकों से क्या कर रहे हैं, सारे तरीकों से विदेश से पैसा लाने का जो मेथड है वो समझ रहे हैं। तो इसी में एक और एलिमेंट है, एक और तरीका है कि हम दो देश आपस में करेंसी स्वैप करें। अब स्वैपिंग कैसे होती है ये समझ लेते हैं। वो जो आपने अजनबी मूवी में देखा है, ये वो वाली स्वैपिंग नहीं है, कृपया उस प्रकार से सोचने की गलती ना करें। ठीक है, करेंसी स्वैप, इसका पहले हम एक नॉर्मल सा एग्जांपल देख लेते हैं, फिर इसके बारे में और टेक्निकलिटी में बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये है इंडिया की सरकार, या सॉरी आरबीआई, इंडियन सेंट्रल बैंक आरबीआई, ये जापानीज सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक है। ठीक है, ये इधर रुपया चलता है भारत में और इधर येन चलता है। ठीक है, येन। ठीक, तो अगर किसी समय भारत सरकार जापान से सीधे करेंसी स्वैप कर ले, कहने का मतलब ये है कि भारत सरकार इनको 80 रुपए दे, ठीक है, और इनसे कुछ भी मान लेते हैं 10 येन ले, या येन के केस में तो येन तो और सस्ता है कि भारत की सरकार ने, या डॉलर पे हम ट्रेड कर लेते हैं, ज्यादा आसान हो जाएगा क्योंकि उसका एक्सचेंज रेट हमें सही से पता है ना। तो जापान की बैंक में भी डॉलर हैं, इनके फॉरेक्स रिजर्व में, तो जापान जो है तीसरी करेंसी पे भी स्वैपिंग कर सकता है, ऐसा कोई मना नहीं कि वो येन पे ही करेंगे, वो डॉलर पे भी कर लेंगे। चलो इनकी तरफ से डॉलर से कर, भारत ने मान लीजिए किसी समय इनको 80 रुपए दिए, ठीक है, और इस इधर से इन्होंने $1 प्राप्त किया, इस शर्त पर कि 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, जो भी आपको ड्यूरेशन सोचना है सोच लीजिए, हम टेक्निकली कोई भी ईयर ले सकते हैं कि मान लेते हैं 3 साल के लिए ये आपके $1 हमारे पास रहेंगे और हमारे 80 रुपए आपके पास रहेंगे। ठीक है, और जब ये समय पूरा हो जाएगा तो तुम हमें कुछ भी अमाउंट 85 रुपए दे देना और हम तुमको तुम्हारा डॉलर वापस कर देंगे, ऐसा $1 वापस कर देंगे। ऐसा कोई भी अग्रीमेंट अगर भारत करता है, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो जैसे मान लीजिए 5 रुपए बढ़े तो ये फिक्स है 3 साल के लिए। ठीक है, ये परसेंटेज इंटरेस्ट नहीं है, ये ध्यान देना है बस। क्या ध्यान देना है, सिर्फ ये ध्यान देना है, ये प्रतिशत ब्याज नहीं है, परसेंटेज इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल एक टोकन मनी जैसा है, प्रीमियम जैसा, जैसे आप इंश्योरेंस प्रीमियम देते हो, बस उस तरह का कि इतना अमाउंट जोड़ के आप हमको वापस दे देना। नॉर्मली ये एक केंद्रीय बैंक दूसरे देश के केंद्रीय बैंक के साथ कर सकता है, एक प्राइवेट कंपनी के साथ कर सकता है, एक निजी कंपनी के साथ कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार की कोई बाध्यताएं नहीं है। हमने जापान का उदाहरण क्यों लिया, क्योंकि ऐसा हुआ है जापान के साथ। भारत ने श्रीलंका के साथ भी ऐसा करेंसी स्वैप एग्रीमेंट कर चुका है। अब हम इसे एक दूसरे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, जिसमें कि हम लेंगे एक कंपनी का। फॉरेक्स स्वैप के तहत मान लीजिए 2019 में आरबीआई ने किसी बैंक से डॉलर, मान लीजिए $1 बिलियन खरीदा, ठीक है, और उन्हें भारतीय रुपए में 70 बिलियन, 70 के भाव, $1 बराबर 70 के भाव से 70 बिलियन रुपए दिए। ठीक है, रुपए देता है। स्वैप अवधि मान लेते हैं 3 साल की है,
इसको 3 साल समाप्त होने के बाद आरबीआई $1 बिलियन वापस दे देगा इस बैंक को और बैंक से अपना रुपया मांगेगा। बैंक जो अधिकतम प्रीमियम 70 रुपए के ऊपर का भुगतान करने का वायदा करेगा स्वैप सौदे के तहत। जो भी स्वैप सौदे के टाइम में बैंक पैसा वापस करने के लिए तैयार होगा वो आरबीआई द्वारा चयन किया जाएगा। अब ध्यान देने की जरूरत। स्वैप सौदे के समय आरबीआई कुछ इस प्रकार का अग्रीमेंट कर सकती है कंपनी से कि आप में से जो हमें सबसे ज्यादा प्रीमियम देगा हम उसको ये रुपए देंगे और उससे डॉलर प्राप्त करेंगे। अब आप बोलेंगे कि कोई कंपनी रुपए लेगी क्यों? उस कंपनी को भारत में निवेश के लिए रुपए की आवश्यकता, ठीक है, क्योंकि भारत में बिजनेस करने के लिए आपको चाहिए रुपया। अगर आपके पास रुपया नहीं है, डॉलर है, तो आप अपना डॉलर देके रुपया प्राप्त, ठीक है। जो बैंक अधिकतम प्रीमियम 70 के ऊपर, 70 तो एक्सचेंज रेट है, एनईआर है, ठीक है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट है, इसके ऊपर जो सबसे अधिक प्रीमियम देगी आरबीआई समझौता उसी के साथ करेगी। ये स्वैप समझौता उसी के साथ करेगी। उदाहरण के लिए स्टेट बैंक मान लेते हैं 50 पैसे इस 70 के ऊपर देने के लिए तैयार है कि आज हमको आप 70 रुपए दीजिए, हम आपको $1 देंगे, मैच्योरिटी 3 साल के बाद आप हमको हमारा डॉलर वापस कर देना और हम आपको 70 दशमलव कितना है 5 इतना रुपया दे देंगे, 70.5। तो एसबीआई ने इस प्रकार का प्रॉमिस किया। आईसीआई कहता है नहीं हम 40 पैसे ज्यादा दे देंगे, लेकिन एचएसबीसी कहता है कि हम 75 पैसे ज्यादा दे देंगे, ठीक है। तो आरबीआई को सबसे ज्यादा किससे पैसा वापस मिलेगा मैच्योरिटी के टाइम में? इससे। एचएसबीसी चूंकि सबसे अधिक प्रति डॉलर देने के लिए तैयार है, इसलिए आरबीआई स्वैप समझौता इसी के साथ करेगा। आरबीआई को एचएसबीसी द्वारा आरबीआई को 2022 में, क्योंकि 19 का भाव ये है ना, 19 का भाव, तो 3 साल हो गया, 2022 आ गया, 70 रुपए 75 पैसे की पेशकश करनी होगी। मतलब ये कि एचएसबीसी 3 साल के बाद 70 रुपए 75 पैसे आरबीआई को वापस करेगा अपना वो डॉलर वापस लेने। आरबीआई ने मार्च 2019 में अर्थव्यवस्था में रुपए की तरलता और धन की आपूर्ति ये कहा जाए बढ़ाने के लिए विदेशी मुद्रा स्वैप किया, क्योंकि आरबीआई ने पहले ओपन मार्केट की सीमाएं ध्वस्त कर ली थी और आरबीआई अर्थव्यवस्था में पैसा लगाने के लिए सरकारी प्रतिभूतियां खरीदने के लिए तैयार नहीं था और लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए रुपए को भारतीय बाजार में लगाने की आवश्यकता थी। तो उस कंडीशन में आरबीआई ने ये वाला मैकेनिज्म इस्तेमाल किया था। तो थैंक यू सो मच। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया। आज आपने करेंसी स्वैप समझ लिया है, एडीआर जीडीआर का कॉन्सेप्ट समझ लिया है, मसाला बॉन्ड एक्सटर्नल कॉमर्शियल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया है। आपने ये समझ लिया कि किसमें बारोवर रिस्क उठाएगा, किसमें निवेशक रिस्क उठाएगा, है ना, ये आपने सब समझ लिया। तो आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे करेंसी कन्वर्टिबिलिटी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट। इन टॉपिक्स के साथ हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। क्लासेस देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। रिवीजन करने के लिए आप वीडियोस और टैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।